वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ ARY पर। मारिया मेमन साहबा ने इनका इंटरव्यू लिया। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपसे डिस्कस किया जाए। चलें उनके सवालात की तरफ चलते हैं कि उनसे क्या सवालात किए गए और उनके क्या जवाब आता है। पहला उनसे सवाल किया गया, मारिया मेमन साहबा ने किया कि मरीम नवाज़ साहबा ने आपके बारे में कहा है कि आपके कार्रवाइयों के पीछे कोच का हाथ है। तो इस पर इमरान साहब ने जवाब दिया कि मैं 26 साल से मैं इस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैंने अपनी सियासत में मेहनत की है, मुझे 26 साल हो गए हैं और मुझे किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, आपको कोच की ज़रूरत नहीं है इमरान खान साहब। तो वो जो अभी भी आपकी कोचिंग कर रहे हैं, वो जो बहावलपुर में तैनात हैं, तो वो कौन हैं? अगर आप कहते हैं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप ये न्यूट्रल को बार बार क्यों आवाज़ें देते रहे हैं कि आएँ आप न्यूट्रल ना हो, आप हक का साथ दें या आप किसी बातिल का साथ ना दें? वो क्या चीज़ होती है? इसे क्या कहते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि आपके पीछे किसी कोच का हाथ नहीं है, तो फिर आप न्यूट्रल को आवाज़ें क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात ये, वो जो अभी कुछ दिनों पहले आपके वो जलसों का इनेकाद जो कर रहे हैं साहब, आपको पता ही होगा, और कुछ दिनों पहले जिन्होंने अपने घर में आपका जलसा अरेंज किया था, वो DGISI साबिक, क्या मैं उनका नाम लूँ, सभी को पता है, ठीक है, और जिनसे आप अभी तक कुछ अर्से पहले तक फैज़याब होते रहे और अभी भी कहा जा रहा है कि उनसे आपकी अभी फैज़याबी का सिलसिला जारी है। तो और कोचिंग किसे कहते हैं आपकी नज़र में, और कोच कौन होते हैं? तो मेरा ख्याल है कोचिंग यही होती है जिसको आप कह रहे हैं ना कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं। और मेरा ख्याल है शायद ये हो सकता है कि अब उनको भी न्यूट्रल कर दिया गया हो, उनको भी आपके वो जो सारे हकाइक दिखाए गए हों कि भाई अब इनके ऊपर से हाथ हटा लें। इन्होंने जितना बेड़ा गर्क मुल्क का करना था, जितना मुल्क के खिलाफ साजिशें करनी थी, इन्होंने कर दी। अब आप भी अपने ऊपर से इनका हाथ हटा लें। तो हो सकता है, वैसे मुझे श्योर तो नहीं है और ना मुझे लगता है कि वो अपना हाथ इनके ऊपर से उठाएंगे, क्योंकि उन्हीं के तो ये पाले हुए बच्चे हैं, उन्होंने ही तो इनकी परवरिश की है, सियासी परवरिश। तो बहरहाल एक कोच मुझे उनके मेरे जहन में वो आ गए कि एक तो वो भी कोच थे। अच्छा, फिर उनसे बात की जाती है कि आपके ख्याल में ऑडियो लीक के पीछे कौन है? तो इसके पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि ऑडियो लीक्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आ रही हैं और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। मुझे लगता है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड होती रही हैं और वहाँ से ये हैक हो गई। अब आपको नाज़रीन याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपने एक इंटरव्यू दिया था, आई थिंक मंसूर अली ख़ान का नाम है उनको इंटरव्यू दिया था। और उनको इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब, जब मंसूर अली ख़ान ने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि ISI आपके फ़ोन टेप करती है, तो इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि अगर टेप करती है तो फिर क्या हुआ, वो मेरे फ़ायदे के लिए थ्रेट करती है, वो सिक्योरिटी के लिए टेप करती है और इसमें मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। तो मंसूर अली ख़ान ने दोबारा उनसे पूछा कि आपको कोई एतराज़ नहीं? तो इस वक्त इमरान खान साहब ने जवाब दिया, नहीं मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर अब वो इंटरव्यू दोबारा किया जाए और अब उनसे दोबारा ये पूछा जाए, तो यकीनन वो ये बात ज़रूर करेंगे कि नहीं जी, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हालात कुछ और हो गए। उस वक्त तो नाज़रीन आपको पता ही है कि क्या प्यार मोहब्बत वाले दिन चल रहे थे, सब सेम पेज पे थे और सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, हर तरफ हरा ही हरा था। उस वक्त तो ये हालात थे और अब तो हालात ही यकसर चेंज हो गए। तो यकीनन अब जो उनकी फीलिंग्स थी, जो अब उनकी राय थी ISI के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में जो राय थी, वो तो सभी जानते हैं, तो वो तो यकसर चेंज होनी है। अच्छा, उसके बाद उनसे कहा गया कि जो ऑडियो लीक्स के बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जो आज़म खान से जो गुफ्तगू हुई है वो मेरा ख्याल है फ़ोन पर बात हो रही थी। और दूसरा ऑडियो के बारे में कहा गया कि वो ऑडियो आपने सुनी है, तो उसके बारे में उनका फरमाना था इमरान खान साहब का, ज़रा सुने। वो कहते हैं कि वो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई डिवाइस रखी गई है, वो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो सकती, और ये जो दूसरी ऑडियो लीक हुई है ये तो मैंने सुने ही नहीं। बातें कर लें आप कि इन्होंने ये ऑडियो लीक्स नहीं सुनी जिसको पूरा पाकिस्तान सुन चुका है। और आपको याद ही होगा कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मरीम नवाज़ साहिबा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो लीक सुना रही थी, तो तमाम जितने भी सहाफ़ी बैठे हुए थे वो सब ये कह रहे थे कि ना सुनाएं, हमने सब ने सुन रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी मरीम नवाज़ साहिबा भी और मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी वो ऑडियो लगा देती हैं कि नहीं, आप एक दफ़ा और सुन लें। तो अंदाज़ा करें कि बच्चे ने वो ऑडियो सुन ली है और जिसकी ऑडियो थी, जिसके बारे में वो ऑडियो लीक हुई है, वो उसी ने वो ऑडियो नहीं सुनी। वो शेर है ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो यहाँ पे गुल तो नहीं है, खैर ये तो वो साजिशी फितना है, सॉरी टू से, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। जो उनकी अभी तक नाज़रीन जो हरकत, जो करतूतें इनके सामने आई हैं ना, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने बिल्कुल सही उनको नाम दिया कि ये साजिशी फितना है। तो ये फरमाते हैं कि मैंने वो ऑडियो लीक्स नहीं सुने, तो भाई ऑडियो लीक्स इन्होंने क्यों सुननी है? जब इन्होंने फरमाया है, इन्होंने ये सारी बात की है, इन्होंने सारी साजिशें अरेंज की हैं, सारा इन्होंने ड्रामा स्टेज प्लान किया है,
इन्होंने क्यों सुनना था, और इन्होंने सुन के करना भी क्या था, इनको तो पता था कि इन्होंने जो जो कुछ कहा है। तो उससे कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं सुनी। अच्छा, उसके बाद ये फरमाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया है इन ऑडियो लीक से कि साइफ़र एक हकीकत है। तो साइफ़र तो हकीकत है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है इमरान खान साहब, लेकिन वो जो हकीकत सामने आई है, जो जिसके बारे में आप लोगों के, आपके फॉलोअर्स को नहीं पता था, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी को नहीं पता था, तो वो जो हकीकत सामने आई है उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप कहानी का एक रुख क्यों बयान कर रहे हैं? आप सिर्फ एक बात क्यों बयान कर रहे हैं कि साइफ़र एक हकीकत है? वो भी असद उमर भी रट्टे लगाए में उन्होंने साइफ़र एक हकीकत है, हर बंदा, फवाद चौधरी, साइफ़र एक हकीकत है। साइफ़र तो हकीकत है, लेकिन वो जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमने अब इससे खेलना है, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? वो भी तो हकीकत है ना, आप उसका भी तो बताएं कि हाँ, मैंने उसके बाद ये बात भी कही थी कि ये एक हकीकत है कि हमने इससे खेलना है, और ये कोई इतनी बड़ी हकीकत भी नहीं थी साइफ़र की, जिसको आपने इतना लंबा चौड़ा पलंदा बना के तो अवाम के सामने पेश किया, अपनी मासूम अवाम के सामने पेश किया, उन कौमी यूथ के सामने पेश किया कि जो आपकी हर बात पर लब्बैक कहते हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान ने जो कह दिया वो बिल्कुल सच है। आपने उनको क्यों नहीं बताया कि उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि इसके साथ हमने खेलना भी है, और आपने उसके साथ नहीं खेले, आप खेले हैं पाकिस्तान के साथ, आप खेले हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ, आप खेले हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ। ठीक है, आप सिर्फ एक साइफ़र के साथ नहीं खेले, आपके दिमाग में वो साइफ़र थी, साइफ़र नहीं था आपके दिमाग में, मेरा ख्याल है आपके दिमाग में वो सारी ज़िंदगी आप क्रिकेट खेलते रहे ना, आपके दिमाग में भी यही बात होगी कि इसको भी आप क्रिकेट की बॉल ही समझो साइफ़र को, और उसके साथ खेलना शुरू कर दो। और अफसोस के साथ उस बॉल पे ना कुछ और नहीं, पाकिस्तानी परचम था जिसके साथ आप खेल गए। चलें फिर आगे चल के वो कहते हैं, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि वो साइफ़र अब पीएम हाउस में नहीं है, किधर गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता किधर गया, मेरे पास तो नहीं था, और उसको तो आर्मी ने भी देखा है, आर्मी चीफ़ ने भी देखा है, और पीएम ने भी देखा है, और उसके पास भी पड़ा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ये उसके पास भी पड़ा हुआ है। आपको पता है उसके पास किसे कह रहे हैं? जी, उसके पास, ये उसी को कह रहे हैं जो 22 करोड़ आवाम का जो सदर है ना, जो इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ है, जिसे हम लोग सदर मुमलिकत कहते हैं, ये सदर आरिफ अलवी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने उस सदर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये उसके पास भी पड़ा हुआ है। ये उस जो है ना, ये सदर मुमलिकत के बारे में बात कर रहे हैं। ये इतनी इज्जत देते हैं। मुझे ना कमेंट्स में, मेरे व्लॉग्स के कमेंट्स में लिखा जाता है, बहुत से आके ये बातें ही करते हैं कि आप ज़रा जब इमरान खान के साहब के बारे में बात करें ना, तमीज़ में बात किया करें। तो मैं तो तमीज़ में बात कर लूँ, और इमरान खान साहब को कौन ये बात सिखाएगा कि वो जब खड़े होते हैं, जब वो जलसों में खड़े होते हैं, वो जब शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम कह रहे होते हैं, जब वो बिलावल को कह रहे होते हैं कि ये देसी वलैती है, जब वो हमजा शहबाज को हमजा ककड़ी कह रहे होते हैं, और अभी आप देख लें, आप उन्होंने सदर आरिफ अलवी को, जो कि बेशक आरिफ अलवी ने अभी तक सदर के तौर पे उन्होंने अपना रोल नहीं प्ले किया, वो सदर पाकिस्तान नहीं बने हैं, वो पीटीआई के सदर हैं, लेकिन फिर भी हम माने या ना माने वो सदर पाकिस्तान हैं। ठीक है, ये बात तो माननी है। तो जब वो सदर पाकिस्तान को ये इज़्ज़त दे रहे हैं, तो आप मुझसे क्या तवक्का कर सकते हैं कि मैं इनको कितनी इज़्ज़त दूंगी? लेकिन मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत अपने जो जज्बात है ना, उनको कंट्रोल में करके मैं फिर भी इमरान खान साहब ही कहकर बुला रही होती हूँ। बहरहाल उन्होंने फरमाया कि बात कहीं से कहीं चली गई, उन्होंने फरमाया कि ये उसके पास भी पड़ा हुआ है। फिर इनसे सवाल किया मारिया मेमन ने कि आपने जो फरमाया था कि हमें इससे खेलना है, तो वो क्या है? जब इनसे कहा गया, इमरान खान से पूछा गया कि हमें इससे खेलना है वो क्या है, तो इस पर इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा कि जनाब, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी होती है कि इससे खेलना है। इससे खेलने से मुराद ये होता है कि इसे इस्तेमाल करना है, और कैसे इस्तेमाल करना है वो तो हमने अभी इस्तेमाल करना था, तो अभी इन्होंने इस्तेमाल करना था। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी की मईशत दाव पे लग गई, पाकिस्तान का पूरे जो दुनिया में जग हसाई हुई। दुनिया के जितने भी, जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी आके बयान किया, उन्होंने बताया कि जो अब लोग हैं ना, बाहर के जो लोग हैं, एम्बेसडर हैं, वो हमसे कोई बात करते हुए अब डरते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं कि इनसे कोई बात की जाए तो वो उसको साजिश का बयानिया बना देते हैं। तो अब वो लोग हमसे बात करते हुए डरते हैं। ठीक है, IMF ने अपनी डील जो है वो कैंसिल कर दी थी, अब तो शुक्र है कि वो डील कन्फर्म हो गई है। तो अभी भी इन्होंने कहा कि अभी तो हमने उनसे खेलना है, तो अब क्या रह गया इमरान खान साहब, और खेलने के लिए पीछे बचा क्या है? अब आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कब्जा कर लेता, खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई बम गिरा देता, तब आप समझते कि हाँ हम खेल गए हैं, और अभी भी आप कह रहे हैं कि हमने अभी इससे खेलना है। और कुछ दिनों पहले जिस तरह से जब ये ऑडियो लीक्स आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, पहली ऑडियो लीक्स में कहा था कि हमने इनसे खेलना है, तो एक सहाफ़ी ने इनसे पूछा कि जो आपकी ऑडियो लीक आई उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपने इससे खेलना है? तो उस पर इतनी कमाल ढिठाई, मैं कहती हूँ कमाल बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी तो हमने खेलना, अभी हम खेले कहाँ हैं?
میں کہتی ہوں کہ اتنی بے شرمی ہے نا یہ، جتنے اس پہ کہا جائے نا کہ بہت کم ہے کہ ایک انسان کی آڈیو لیک سامنے آ جاتی ہے نا، وہ شرم کے مارے کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا کہ یار یہ میری آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے، لوگ میرا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، لوگوں نے میرا اصل روپ دیکھ لیا ہے کہ میں کس طرح سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور اس پہ بھی وہ بڑے دندناتے ہوئے بڑے تمکنت کے ساتھ غرور کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے اس کے اوپر کھیلنا تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، میں کہتی ہوں یہ چلو بھر پانی میں نا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس پہ بھی ابھی تک ان کا یہ حالت ہے، بجائے اس کے کہ شرم و ندامت سے ان کی گردن جھکی ہوتی۔ چلیں بہرحال آگے وہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب کہا گیا کہ جو انہوں نے کہا کہ جب قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی اس سائفر کو انڈوس کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں، اور اسد مجید نے اس کی بریفنگ دی تھی۔ تو پھر یہاں پہ عمران خان صاحب دیکھیں غلط بیانی کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ دھمکی دی گئی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ ان کے منٹس نکال کے پڑھ لینا، سن لیں، تو آپ ان میں یہی کہا گیا ہے کہ مداخلت کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں دھمکی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سپریم کورٹ نے جو اپنی فیصلہ دیا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور جو دوسری جو تمام ایجنسیوں کی جو رپورٹ آئی تھی، ان میں کہیں پہ بھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ ان کو دھمکی دی گئی ہے، سب نے یہ کہا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ان کو ڈیمارش کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب، مریم میمن نے کہا کہ نواز شریف صاحب باہر کیسے چلے گئے۔ اچھا، بعد مریم میمن صاحبہ نے ان سے سوال پوچھا کہ نواز شریف صاحب باہر کیسے چلے گئے۔ اس پہ ذرا جواب سنیے گا اب عمران خان صاحب کا۔ اس پہ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں پہلے دن سے ہمیں بلیک میلنگ کرتے رہے، آپ کو پہلے دن سے بلیک میلنگ کرتے رہے، تو آپ 3.5 سال حکومت میں کیوں چمڑے رہے عمران خان صاحب۔ پھر کہتے ہیں کہ مریم نواز کا جو کیس ہے وہ اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، اور ہمارا جسٹس سسٹم ہی ایسا ہے، ہمیں اس پر افسوس ہے، ہمارا جسٹس سسٹم ایسا ہے، ہمیں اس پر افسوس ہے۔ ابھی تو عمران خان صاحب آپ کچھ دنوں پہلے، آپ کو بھی یاد ہوگا ناظرین، کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنے جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے عطا من اللہ صاحب بڑے بہترین جسٹس ہیں، اور ان کے جو جج ہیں اور ان کے جو میں نے جتنے بھی فیصلے دیکھے ہیں میں ان کو سراہتا ہوں، اور وہ بڑے بہترین قسم کے جج ہیں، اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ بڑا بہترین قسم کا ہائی کورٹ ہے۔ ابھی تو آپ کی کچھ دنوں پہلے تک یہ خیالات تھے، اور اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو آپ کے حق میں فیصلہ کر دے، جہاں پہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، آپ کی فیور میں فیصلہ آ جائے، یا آپ کو انتظار ہو کہ یہاں سے مجھے فیصلہ آنا ہے۔ ابھی وہ بھی فیصلہ ناظرین آیا تو نہیں تھا نا اس وقت جب انہوں نے جسٹس عطا من اللہ صاحب کی تعریف کی تھی، تو اس وقت انہوں نے بڑی تعریف کی، جناب بڑا بہترین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اب جب مریم نواز صاحبہ کا جب کیس آتا ہے تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے، ہمارا جسٹس سسٹم ہی ایسا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا بہت بڑی گیم ہے۔ اب ناظرین ذرا اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر جاتے ہیں تو اس وقت وہ جیل میں تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ آرمی کے ساتھ سیم پیج پہ تھے، اس پر DGISI ان کے بغل میں بیٹھے ہوتے تھے، سارے ادارے ان کے سائڈ پر سائڈ تھے، ساری پارٹیوں کے ساتھ یہ اتحادی تھے۔ اس کے باوجود بھی ایک جیل میں پڑا ہوا ایک مریض انسان ان کو گیم کر کے باہر چلا گیا، تو یہ وزیر اعظم کس بات کے تھے؟ یہ آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں تھے کہ آپ اس گیم کو آشکار کر سکتے، آپ اس گیم کو سامنے لے کر آ سکتے۔ آپ کس قسم کے وزیر اعظم صاحب تھے، آپ کس قسم کے پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے جب آپ بقول آپ کے کہ آپ جو اہم جو اداروں پر تعیناتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہتی تھی کہ آپ یہاں پہ تعیناتی کریں، ایک مریض، ایک جو جیل میں قید جو تھا، ایک جو قیدی تھا، وہ آپ کو گیم کر کے باہر چلا جاتا ہے، تو آپ پھر وہاں پہ PM ہاؤس میں لینے کیا بیٹھے ہوئے تھے؟ وہاں سے بس وہ جو آپ جو 2,500-3 ہزار جو آپ نے پانی کی منرل واٹر جو ہے آپ وہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ وہاں پہ جو ڈائمنڈ کے جو ہیرے آپ کی بیگم صاحبہ جو فون کر کر کے جو ڈائمنڈ کے ہیرے منگواتی تھی، یا آپ وہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ وہ کروڑوں کی جو گھڑیوں کے تحائف تھے، یا آپ وہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ توشہ خانہ کے جو گفٹ تھے آپ وہ وہاں پہ وہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ لے رہے تھے۔ لیکن جو مین چیزیں تھیں، جو مین بات تھی، وہاں پہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ گیم کر کے چلا گیا، آپ اتنے چوچے تھے، آپ روٹی کو چوچی کہتے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ انسان آپ کے ساتھ گیم کر کے چلا گیا۔ تو وہ پھر آپ کے ساتھ گیم کر کے نہیں گیا، ٹھیک ہے، گیم پھر آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ارد گرد تھے نا اس وقت لوگ، وہ جو تھے یاسمین راشد، ٹھیک ہے، اور وہ جو شیریں مزاری، ان سب نے آپ کے ساتھ گیم کی تھی۔ جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ تک رو پڑی تھی، تو وہ بھی اس گیم کا میں حصہ دار ہوں گی، وہ بھی اس گیم میں شامل ہوں گی۔ اور وہ جو آپ کے شوکت خانم سے وہ جو آپ کے جو ڈاکٹر آئے تھے نا، جنہوں نے ساری کی ساری نواز شریف صاحب کی جو رپورٹ دیکھی تھی، اور اس کے بعد جو انہوں نے اس پہ فیصلہ دیا تھا کہ واقعی ان کی سیریس بڑی کنڈیشن ہے، وہ بھی اس گیم میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔
तो ये सारे उस गेम में शामिल होंगे जिन्होंने सब ने मिलकर आपको उल्लू बना दिया, आपको मामू बना दिया और नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। जब आपको कुछ पता नहीं है तो फिर आप ये क्यों इतने हाथ पाँव मार रहे हैं, और आप क्यों फिर दोबारा इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बना दो, और वज़ीर आज़म बन के मैंने फिर ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो गेम करके मेरे साथ चले गए। तो इतनी बड़ी बात करने से पहले ना थोड़ा सा वो कौमी यूथ में तो अकल है ही नहीं, लेकिन आप तो थोड़ा सा ना अकल का मुजाहरा कर लिया करें कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना इसके मैं साइड इफ़ेक्ट सारे देख लूँ कि ये सारी बात पढ़ के मेरे ऊपर ही आनी है दोबारा से। चला खैर, फिर आगे से वो उनसे पूछा जाता है कि इसहाक खाकवानी जो सेनेटर हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने दावा किया है कि आपकी आर्मी चीफ से ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। तो जनाब इस पे इमरान खान साहब थोड़ा तवक्कुफ करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ी सी स्माइल देते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं। वो कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि आप खाकवानी साहब से पूछ लें क्या बातचीत हुई है, लेकिन फिर जब मारिया मेमन साहिबा उनसे कहती हैं कि आप इसकी तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें, तो इस पर वो कहते हैं कि मैं झूठ बोलना मैं नहीं चाहता और सच में बोल नहीं सकता। ये जो एक लाइन है ना नाज़रीन, ये पूरे इंटरव्यू का लुबे लबाब है कि झूठ में बोलना नहीं चाहता, लेकिन झूठ आप बोले, आप कदम कदम पे झूठ बोले, सच में बोल नहीं सकता। तो आप सुना देना, आप अपने वर्कर्स को, आप कौमी यूथ को बता दें कि ये सच है कि मैंने आर्मी चीफ से मुज़ाकरात की, उसी आर्मी चीफ से मुज़ाकरात की जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पे आपको मैंने कहा था कि ट्रेंड चलाओ, और बेगम साहिबा ने कहा था कि बेटा इन सबको गद्दारी के साथ लिंक कर दो। आप बताएं ना, आप बताएं कौमी यूथ को ये सच है। आप बताएं वो जो ख़वातीन जो नवाज शरीफ के घर के बाहर जब वो शोर मचाती रहीं, वो जब करप्ट और चोर लीडर करती रहीं, जब वो बेल्जियम की तरफ जाने लगे तो उनको वहाँ से वापस लाएगा क्या कि वहाँ पे नहीं जाना, आपने वहाँ पे नहीं शोर करना, बस नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर बात की शोर मचाते रहो। आप बताते ना अपने कौमी यूथ को कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप कहते जाओ कि ये मीर जाफ़र हैं, ये मीर सादिक हैं, ये गद्दार हैं, ये गीदड़ हैं, लेकिन आप अंदर खाते उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और आगे चल के ये बात कर, और मुझे याद आया इनके जो परवेज़ खटक थे उन्होंने भी कहा था कि मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहते हैं कि मैं इस हक़ में हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, फरमाते हैं कि मैं इस हक़ में हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और जिस दिन हम उसके बाद उन्होंने कहा, आखिर में उन्होंने कहा कि जिस दिन हम असम्बली में चले गए हम मान जाएंगे कि ये साजिश नहीं हुई है और ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं, और 7 दिन बाद में हम फैसला करेंगे कि किस दिन कॉल देनी है। आप सोचें कि ये अभी तो उन्होंने ना पिछले, आपको याद ही होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि मैं हफ्ते को कॉल दूंगा, और अब कल इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि 7 दिन बाद हम फैसला करेंगे कि किस दिन कॉल देनी है। अब नाज़रीन मेरा ख्याल है कि जिस दिन जाएंगे ना कि हमने आज कॉल देनी है, तो ये उस दिन जाके ये कहेंगे कि मैं आज इसलिए आया हूँ कि हम आगे आपको कॉल देने वाले हैं। आपको कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं आया, क्योंकि इमरान खान साहब की बातें ही ऐसी होती हैं कि ये खुद ही समझ सकते हैं जो इनकी बातें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कॉल देते सर्दियाँ तक चले जाएंगे, और सर्दियों में वैसी सर्दियाँ होती हैं, तो इनके जो मम्मी डैडी टाइप के वो जो फॉलोअर्स हैं, जो बर्गर फैमिली के जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो एलीट क्लास के बच्चे इनके फॉलोअर्स हैं, वो तो सर्दियों में आने से रहे, वो तो गर्म कमरों में हीटर के आगे बैठने वाले बच्चे हैं, वो कहाँ से सर्दी में इनकी कॉल सुनकर बाहर आएंगे, लब्बैक कहेंगे। मेरा ख्याल है वो सर्दियों में भी पोस्टपोन हो जाएगी, और ये चलते चलते इंशाल्लाह इलेक्शन का टाइम हो जाएगा और इनकी कॉल ही बन के रह जाएगी। तो नाज़रीन ये था इमरान खान साहब का इंटरव्यू, जिसके बारे में मैंने सोचा कि आपके साथ बात की जाए। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और काइंडली कमेंट्स कीजिए तो ज़रा शाइस्तगी के दायरे में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।